हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके? सब बढ़िया, एकदम सब फर्स्ट क्लास चल रहा है यार। तो भाई, मेरा नाम है कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मेंटल एबिलिटी क्लास ऑफ फिजिक्स वाला। और आज का टॉपिक हमारा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रहने वाला है। ये सिलेबस के लिए तो है ही है, बट ये अपन मजेदार तरीके से इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बाहर की दुनिया में भी काफी जगह काम आता है। मैं इसके प्रैक्टिकल यूजेस जो है एग्जाम के अलावा भी आपको जरूर बताऊंगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भाई कैलेंडर। आज का टॉपिक क्या है भाई? कैलेंडर। तो कैलेंडर क्या होता है ये तो सबको पता ही है, लेकिन इस कोर्स के अंदर इसकी क्या वैल्यू है वो आज मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, अरेंजमेंट्स अपन पहले कर चुके हैं अभी, ठीक है। अरेंजमेंट्स हमने खत्म कर लिया, उसके अंदर अरेंजमेंट्स बहुत सारे एक देख लिया, वो पूरा कंप्लीट जोन हमने खत्म कर लिया, ब्लड रिलेशन का भी, अरेंजमेंट्स का भी, और उससे रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जो है कर चुके होंगे, आई एक्सपेक्ट। बट कैलेंडर के आज टॉपिक में मजेदार चीज पता क्या है कि ये क्वेश्चंस थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हमें पेपर के अंदर दिखते हैं। किस तरीके से दिखते हैं कि भाई मान लो एकदम से आप बड़े सारे क्वेश्चंस अपने मेंटल एबिलिटी कर रहे हो, और एकदम से आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ 15 अगस्त 1947 को क्या था। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका जवाब तो इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए, इंडिपेंडेंस डे था। तो नहीं भाई, इंडिपेंडेंस डे की बात नहीं कर रहे, वो पूछेंगे कौन सा वीक डे था। मंडे था, ट्यूसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, कौन सा वीक डे था? 15 अगस्त 1947। जो 7 दिन हमारे हफ्ते के अंदर होते हैं उनमें से एक दिन आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई? तो कॉमन सेंस के थ्रू भी बता सकते हो वैसे, क्या कैलकुलेट करके 7-7 दिन पीछे जा जाकर कहां तक चले जाओगे? तो ऑब्वियसली हमें एक स्ट्रैटेजी, एक मेथड इसका पता होना चाहिए, और वही कंसेप्ट आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले। तो मेरे साथ जुड़े रहना बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, सिग्निफिकेंट रहने वाली है। एक बार ये समझ में आ गया तो पेपर में तो अंधाधुंध टिक लगेंगे ही लगेंगे, बिना टाइम खराबी के। बट उसके अलावा ये टॉपिक को आप एक अपना समझ रहे हो, एक अलग सी चीज, एक यूनिक चीज जो आपको आनी चाहिए, उसमें एक आपके डॉक्यूमेंट्स में ये एक टिक लग जाएगा कि भाई बहुत सारे लोग जो आप क्या आजू बाजू हैं उनको नहीं पता हो, लेकिन आप वहां पर अपनी एक स्मार्टनेस के लिए एक टॉपिक का यूज कर सकते हो। होता है ऐसे बहुत बार, जैसे मैं बताता हूं मेरे साथ क्या होता है कि भाई बहुत बार जैसे जाते हैं, मैं अपने कजिन्स के साथ बैठता हूं या दोस्तों के साथ बैठता हूं, तो अलग अलग डिस्कशंस होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बातें होती हैं, ठीक है। तो वहां पर मैं बड़े इंटरेस्टिंग उनको एंटरटेन करने के लिए गेम खेलता हूं उनके साथ। चलो यार एक जादू दिखाता हूं तुम्हें, चलो एक जादू दिखाता हूं, बता भाई तेरे को बताता हूं तू कौन से दिन पैदा हुआ था। या एक और सबसे बढ़िया चीज बताता हूं, आपने एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सुना होगा, ज्योतिष जो होते हैं, हाथ वाथ देखते हैं, वो भी इसी का ही यूज करते हैं एक तरीके से। ये जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, वन ऑफ द पार्ट रहने वाले उनकी कैलकुलेशंस का भी, वो भी यही करते हैं। उनकी कैलकुलेशंस बड़ी स्ट्रांग होती है। और हमारे जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उन चीजों में जो मानते हैं, जैसे मेरी बुआ जाती है ज्योतिष के पास, हाँ वो कहता है हाथ दिखाएं, हाथ दिखाओ, वो पूछता है कौन से जन्म तिथि बताओ, तो वो बताती है इस दिन पैदा हुई थी। तो बस वो दिमाग में 30 सेकंड में आंखें बंद करके कैलकुलेशंस करता है, ठीक है भाई, और ऐसे बताएगा। उसको पता चल जाएगा कि भाई सपोज ये वाली जो डेट है उस दिन सैटरडे था, तो वो बताएगा आपको इस तरीके से। मेरी बुआ का साथ पकड़ेगा और ऐसे बड़े सीरियस मूड से बोलेगा क्या बोलेगा? आप शनिवार को पैदा हुए थे, उस दिन आप पर शनि बड़ा भारी है, ठीक है भाई। इस तरीके से वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। दैट इज नॉट बैड, मैं कोई किसी के अगेंस्ट वो नहीं हूं, बट दो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है भाई। तो मैनिपुलेशन कि ये ट्रिक्स आज हम सीखेंगे, मजा आएगा। ये सब सीखने के बाद पेपर की तो तैयारी होगी, लेकिन अपने पापा मम्मी दादा दादी इन सबको भी एंटरटेन करना, और इसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर पहले होता क्या है इस बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। कैलेंडर भाई इस तरीके का होता है, आप देखते होगे अपने घर में लगे हुए, डायरीज में देखते होगे, डायरीज में होते हैं, घर पर पूजा वूजा होती है तो वहां पर भी हम कैलेंडर लगाए होते हैं। मतलब हर किसी के घर में कैलेंडर अवेलेबल होता है, सबको पता है कैलेंडर क्या होता है, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या क्या है भाई? हमारे वीक्स होते हैं, डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं। पूरी गेम हमारी यहां पर कैलकुलेशंस की रहने वाली है, कैलकुलेशंस की पूरी गेम रहने वाली है। इस पर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, इस पर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो ये आपके सामने बिल्कुल फ्रेश प्रिंटेड 2022 का कैलेंडर आपके सामने लाया हूं। जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर नवंबर सारे महीने आपके पास यहां पर है, ठीक है भाई, सारे महीने यहां पर है। तो यहां पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिस्कस करनी शुरू करते हैं। क्वेश्चन पर बाद में आऊंगा, कैसे कैसे होता है बाद में आऊंगा, पहले छोटे छोटे बेसिक्स बता देता हूं। देखो भाई, अगर मैं एक साल की बात करूं तो कितने वीक्स होते हैं एक ईयर के अंदर? एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं सबको पता होने चाहिए, बेसिक्स है बिल्कुल। मैं मानकर चल रहा हूं किसी को नहीं पता तो, वैसे तो उसमें डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है, बट फटाफट से एक बार लिख लेते हैं।
तो देखो भाई 52 वीक्स होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर। यहां पर हम दो तरह के ईयर पढ़ेंगे, एक ऑर्डिनरी ईयर, एक लीप ईयर। इसका डिफरेंस भी सबको आई होप पता है। एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, एक लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। तो भाई एक ईयर है उसके अंदर वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। डेज की बात करें तो दो कैटेगरी में देख लेते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, एक लीप ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 366 डेज होते हैं। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे बेसिक्स है। और एक चीज और पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ये सबको पता है ना। इस तरीके ये वाला कंसेप्ट सबको पता होगा बचपन वाला, ऐसा वाला, राइट? कि जोन जोन सी ये चीज ऊपर है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ऐसे जो आपका ये वाली चीज है ना, देखो भाई पास आ जाता हूं थोड़ा सा, देखो ये वाली जो चीज है, ठीक है, तो ये जो जिसमें ये ऊपर की तरफ है थोड़ी, ठीक है, तो यहां पर हमारे 31 डेज होते हैं। ऐसे कैलकुलेट कर लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है भाई, ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है जो बचपन से हमारे घरेलू तरीके हैं ये सीखने के इसको। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको मैं भी आगे टेबल में बता दूंगा कि कौन कौन से महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। किसमें 31, किसमें 30, किसमें 28, इस तरीके से। आओ भाई शुरू करते हैं। आज देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या करने वाले हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कुछ भी इस तरीके से आ जाएगा कि भाई 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा डे होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या सीखना जरूरी है, कौन कौन से कंसेप्ट लगेंगे, कौन कौन से ट्रिक लगेंगे, उसकी बात करते हैं। तो आज क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर भाई? सबसे पहले अपन समझेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? देखो भाई, सबसे पहले हम सीखेंगे ऑड डेज क्या होते हैं। यहां पर एक टॉपिक आएगा ऑड डेज का। इसके बाद अपन करेंगे भाई साइकिल्स, और ये दो साइकिल्स होने वाली है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक आधी डेरिवेशन करेंगे आज हम, एक आधी डेरिवेशन भी कराएंगे आपको। और उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करेंगे जिन्हें मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बोलूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब जो ये हैं आपके सामने इस तरीके से, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट दे देंगे और उसका वीक डे बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। लेकिन कैलेंडर टॉपिक के अंदर इन टॉपिक्स से और इन कंसेप्ट से भी निकाले हुए बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनको भी दिखाऊंगा किस तरीके से है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये टॉपिक नया नया आया था ना रीजनिंग के अंदर, जब नए नए तरीके से क्वेश्चन जब बच्चों के आगे आए थे, तो बच्चे बिल्कुल भौकला गए थे यार, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल भौकला गए थे भाई, क्या टॉपिक आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, कैसे कैलकुलेट करें, कोई तो स्ट्रैटेजी कंसेप्ट होगा इसको। तो ये क्वेश्चन तब जब नए नए दिखने शुरू हुए थे। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोगों ने इसको कंसेप्ट की तरह पढ़ना समझ लिया था, और अधिकतर बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे थे उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया था। समझ रहे हो ना कि जब नया नया क्वेश्चन आया था तब 90% पीपल एक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते थे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए थे। लेकिन अब फिर एग्जामिनर भी चलाक है जो पेपर बना रहा है बैठ के, उसने क्या करा, अब इसको और बारीकी से अंदर घुसकर क्वेश्चंस बनाने शुरू करे कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन तो सबको सॉल्व आने हो ही गए हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए। तो थोड़ी सी वो लैंग्वेज घुमा घुमा के कंसेप्ट्स में से, यानी कि अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं तो उन कंसेप्ट्स में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। वो पूरा कंसेप्ट जो आप इस डेट के वीकडे को निकालने में लगा रहे हो, उसी में से छोटे छोटे पार्ट्स में से वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा। तो वहां पर भी हमारी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। आओ तो शुरू कर रहा हूं यार मैं इंट्रोडक्शन से इसकी। और इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक आज करने वाले हैं ऑड डेज, कि भाई हमारे ऑड डेज क्या होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी गेम जो है वो इसी के आजू बाजू घूमेगी। हुकुम का इक्का है ये इस कंसेप्ट का। ठीक है भाई, क्या ऑड डेज? ऑड डेज हमें समझना जरूरी है क्या होता है, क्योंकि हमें यही कैलकुलेट करने हैं इन द एंड हर चीज के लिए। तो ऑड डे क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो भाई, बड़े आसान भाषा में समझाता हूं ऑड डे का मतलब। ये ऑड डे मैथ्स वाले ऑड डे नहीं है कि तुम सोचो 1 3 5 7 9 ये ऑड हो गए, 2 4 6 8 ये इवन हो गए। ये मैथ्स वाला ऑड इवन नहीं है, पहले तो ये दिमाग से बाहर रख देंगे। ये मैथ्स वाला ऑड इवन नहीं है। तो अब रीजनिंग के अंदर इस कंसेप्ट के अंदर ऑड डेज का मतलब क्या है, अब एक फ्रेश इंसर्टिंग करी जाएगी आपके दिमाग के अंदर इस टॉपिक की। ठीक है भाई, पहले वो डिलीट कर दिया, पहले वाला वो, उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन द एंड। तो आप समझते हैं ऑड डेज का मतलब क्या है। कह रहा है द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड ऑड डेज। क्या मतलब हुआ
देखो भाई, सबसे पहले हमें इसमें आप समझने के लिए क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। हमने थ्योरी पढ़ ली, द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर ऑड डेज। उल्टा समझते हैं, उल्टा करके पीछे से चलते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की रेंज कुछ भी हो सकती है, एक दिन भी हो सकती है, 10 दिन भी हो सकती है, 50, 100, 200 दिन, फिर सालों पे आते हैं, 100 साल, 10 साल, 50 साल, 1000 साल, कुछ भी रेंज हो सकती है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की। यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम पहले मेरे को चाहिए, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेरे को चाहिए, चाहे 10 दिन, चाहे 50 दिन, चाहे 100 दिन। उसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है एक प्रोसेस लगाना। जैसा साइंस में एक फिनोमेनन होता है ना, बोलते हैं प्रोसेस या फिनोमेनन होता है, तो यहां पर भी हमें एक प्रोसेस के बारे में सीखना पड़ेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, कंप्लीशन ऑफ वीक्स। ये इसमें कंटिन्यूअसली लगता रहेगा, ये इसमें कंटिन्यूअसली लगता रहेगा। यानी कि पहले हमें क्या चाहिए, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे हम कंप्लीशन ऑफ वीक्स का। मतलब मान लो 10 दिन है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या है मेरे पास, 10 दिन है। अब इसमें कंप्लीशन ऑफ वीक्स करना है। कंप्लीशन ऑफ वीक्स यानी कि मेरे को यह देखना है कि इस 10 दिन के पीरियड में से कितने हफ्ते मेरे डिडक्ट हो जाएंगे, कितने वीक्स मेरे डिडक्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा पकड़ आपकी किस पे होनी चाहिए, जो हमें आना ही आना चाहिए, वो आना चाहिए हमें मल्टीपल्स ऑफ 7, क्योंकि सारी कैलकुलेशन ही उसी की रहने वाली है। तो मल्टीपल्स ऑफ 7 में आपकी पकड़ यहां पर बहुत अच्छी होनी चाहिए यार। 7 का टेबल बिल्कुल दिमाग में रटना पड़ेगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हमें वैसे भी हो ही जाएंगे। ठीक है, तो दिमाग में क्या चाहिए हमें, कंप्लीशन ऑफ वीक्स करने हैं हमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में से। अब मान लो वो हफ्ते हमने पूरे निकाल दिए, यानी कि एक पूरा स्लॉट, एक पूरा ग्रुप एक पूरे हफ्ते का बनेगा और वो पूरा डिडक्ट करते जाना है। अब उसके बाद जो बचे हुए दिन बचेंगे, जैसे 10 दिन में से अगर मैं हफ्ते निकालूं तो कितने हफ्ते निकल जाएंगे, एक हफ्ता पूरा निकल जाएगा जो 7 दिन का होता है। अब कितने दिन बाकी बचेंगे, 3 दिन सिर्फ बचेंगे। तो वो दिन जो अपने आप में एक पूरा हफ्ता कंप्लीट नहीं कर सकते, वो दिन जो अपने आप में पूरा हफ्ता कंप्लीट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑड डेज। और हिंदी में इसे बोलता हूं बेसहारा दिन, जिसको लेफ्ट आउट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये बेसहारा दिन जो चंद बचते हैं वीक्स की कंप्लीशन के बाद, इन्हें मैं क्या बोलता हूं, ऑड डेज बोलता हूं। क्या बोलता हूं इन्हें भाई, दोबारा से प्लीज मेरे साथ रिपीट करेंगे, ऑड डेज बोलते हैं इन्हें। ठीक है भाई, वो एक्स्ट्रा डेज जो बचते हैं, बेसहारा दिन, क्या बोलेंगे इन्हें हम, बेसहारा दिन। इनको किसी का सहारा नहीं है भाई, वो झुंड में सब अलग हो जाते हैं, वीक्स अपने जितने वीक्स बन रहे हैं वो सब छटकर अलग अलग हो गए। अब जो आखिरी के कुछ डेज बचते हैं जो अपने आप में एक हफ्ता नहीं बना सकते, उन्हें मैं ऑड डेज कहूंगा। समझ में आ गया सबको, पक्की गल है, समझ में आ गया। आओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है भाई मान लो एक एग्जांपल में इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो 10 दिन का है, इसमें अगर मेरे को ऑड डेज निकालने तो कैसे होंगे यार। देखो 10 दिन में से 7 दिन हमारे हट जाएंगे, 7 दिन का मतलब एक वीक पूरा डिडक्ट हो गया। तो एक्स्ट्रा दिन कितने बचे, 3 दिन। तो ये मेरे 10 दिन के अंदर कितने ऑड डेज बचे, 3 ऑड डेज। मैं पूछूंगा 10 दिन में कितने ऑड डे होंगे, 3 ऑड डे। ऐसे ही अगला देखते हैं, कह रहा मान लो अगर पीरियड 50 दिन का है, 50 डेज का, 50 डेज में मुझे देखना है कि 7 का मल्टीपल कहां तक क्लोजेस्ट पहुंच सकता है, यानी कि कितने हफ्ते कंप्लीट हो सकते हैं। तो बच्चों का जवाब आएगा सर 49 डेज हटा सकते हैं, यानी कि 7 वीक्स इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो फिर आंसर क्या होगा, कितने ऑड डेज बचेंगे, सर एक ही ऑड डेज के अंदर बचेगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आओ एक एग्जांपल और करते हैं। देखो भाई मान लो अगर पीरियड मेरा 100 डेज का है, 100 डेज का पीरियड है बच्चों, कितने हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को यह पता लगा कि भाई 98 डेज इसमें से मैं डिडक्ट कर सकता हूं। किसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा। कौन सा प्रोसेस है, कंप्लीशन ऑफ वीक्स का। तो प्रोसेस लगाऊंगा कंप्लीशन ऑफ वीक्स का 98 डेज पर, सॉरी 100 डेज पर, तो 98 डेज मेरे डिडक्ट हो जाएंगे, जिसका मतलब मेरे हिसाब से होता है 14 वीक्स, 14 हफ्ते हट जाएंगे। तो 14 वीक्स मेरे पूरे कंप्लीट हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए, सिर्फ 2 ऑड डेज बचेंगे। कितने, 2 ऑड डेज बचेंगे भाई। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 100 डेज के अंदर कितने ऑड डेज, 2 ऑड डे। समझ में आ गया ऑड डेज का मतलब सबको, इजी था, मजेदार था, बढ़िया। अब एक पता क्या होता है, ये चीज देखो, अब ऑड डेज अगर समझ में आ गया ना, पूरे टॉपिक के लिए तो ये जर्नी हमारी चली रही है। एक बार क्या हुआ, क्वेश्चन ये आ गया छोटा सा, सिर्फ इतनी सी बात पर क्वेश्चन आ गया। कह रहा अगर आपने ऑड डेज का कंसेप्ट समझा है ना, तो बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑड डेज। ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया, सोचो
जिस क्वेश्चन के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो डेट निकालने के लिए पूरा कंसेप्ट अभी जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें से छोटी सी इंफॉर्मेशन में से एक पूरा क्वेश्चन आ गया। ऐसा बहुत बार हो जाता है। उसने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑड डेज। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी कि हमारी ऑड डेज मिनिमम कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो भाई, ऑड डेज की अगर मैं रेंज की बात करूं, तो मैंने अभी ये बताया कि वो बेचारे दिन, वो बेसहारा दिन जो अपने आप में एक हफ्ता नहीं बना सकते, वो मेरे ऑड डेज कहलाते हैं। तो मिनिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं कि मान लो एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे मान लो मैं बोलता हूं 14 दिन का पीरियड है, 14 दिन का पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसमें तो पूरे हफ्ते कंप्लीट हो गए मेरे, 14 के 14 दिन, 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए। कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे? एक भी नहीं। तो इस केस के अंदर मिनिमम ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0 ऑड डेज। तो मिनिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं? 0 ऑड डेज। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो 7 दिन जैसे ही पूरे होंगे तो पूरा हफ्ता बन जाएगा, यानी कि 7 दिन का मतलब अगेन साइकिल घूमकर 0। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने ऑड डेज हमारे हो सकते हैं? हमारे मैक्सिमम फाइनल ऑड डेज हो सकते हैं 6 ऑड डेज। 6 ही दिन बच सकते हैं, जैसे ही 7वां दिन जुड़ जाएगा तो फिर तो वो पूरा हफ्ता बन गया। ऑड डेज जैसे ही 7 के ग्रुप में हो जाएंगे, फिर वो बेसहारा नहीं रहेंगे, फिर उनको सहारा मिल गया एक पूरे ग्रुप का, अपने वो पूरा ग्रुप बन गए। ठीक है भाई, 7 दिन बनकर फिर वो छटकर वो भी अलग हो जाएंगे। 7 दिन का मतलब क्या हो जाएगा? जहां 7 ऑड डेज हो गए, मतलब फिर से कहानी घूमकर 0। एक्स्ट्रा कितने बचे? फिर 0, वो तो पूरा 7 दिन चले गए, फिर साइड हो गए। ठीक है, तो रेंज क्या है ऑड डेज की? 0 से 6। इस चीज को प्लीज दिमाग में रखना। फाइनल जो हम निकालेंगे, फाइनल ऑड डेज जो निकलते हैं, जब तक ऑड डेज हमारे 7 से कम नहीं होते, तब तक हम उन पर कंप्लीशन ऑफ वीक्स लगाते रहते हैं, तब तक हम उन पर कंप्लीशन ऑफ वीक्स वाली साइकिल लगाते रहते हैं। ठीक है भाई, तो अगर ऑड डेज समझ में आ गया है तो थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का। अभी हम 10, 50 दिन, 100 दिन की बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। आओ अब साइकिल पे चलते हैं। साइकिल नंबर 1। अब मैंने इसका ये जो एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका नाम साइकिल क्यों रखा है मैंने? साइकिल का मतलब होता है जो रिपीट होती रहती है। ठीक है ना, ये घूमती रहती है। तो ऑड डेज का भी क्या है? साइकिल है, घूमता रहता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद फिर दोबारा 0। जैसे 7 होगा, 7 में से 7 चले जाएंगे, पूरे 0 ऑड डेज बचेंगे, कोई एक्स्ट्रा दिन बचा ही नहीं हमारे पास। तो साइकिल है। तो साइकिल नंबर 1 समझते हैं पहले। साइकिल नंबर 1 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? कह रहा है भाई नंबर ऑफ ऑड डेज बताओ इन एन ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? 365 को 7 से डिवाइड कर लो। नॉर्मली आप ऐसा करोगे तो 7 5 35, 1 बचेगा। ठीक है, 15 बन गया ये, फिर 7 2 14। दो ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने पहले ही बता दी है। ठीक है भाई, तो 365 डेज के अंदर हमारे 52 तो वीक्स हो गए, और एक्स्ट्रा दिन कितने बचे? रिमाइंडर कितना बचा? 1 क्या हो जाएगा मेरा? ऑड डे। एक दिन फालतू बचा। 52 वीक्स पूरे कंप्लीट हो गए, यानी कि 364 तक हमारा टेबल जाएगा 7 का, फिर एक दिन हमारा बच जाएगा। सो नंबर ऑफ ऑड डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि 365 डेज के अंदर कितने ऑड डे होंगे? एक ऑड डे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है 366 डेज। एक दिन फालतू जुड़ जाता है। एक छोटी सी थ्योरी फटाफट से समझा लेता हूं लीप ईयर की, जिसको अगर नहीं पता, जनरल नॉलेज की बात है यार, ये तो ये कंसेप्ट ही जनरल नॉलेज का है। वैसे तो एक छोटी सी कहानी बता देता हूं कि लीप ईयर हमारा क्यों होता है, ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों जुड़ता है। देखो भाई, साइंटिस्ट के अनुसार हमारा हर साल जो एक्चुअल ईयर होता है, तो वो 1/4 एक डे एक्स्ट्रा होता है उसके अंदर, यानी कि 365 डेज एक्चुअल जो हमारे डेज होते हैं वो क्या होते हैं? 365 डेज जो हमारा एक पूरा साल कंप्लीट होता है, वो पूरे 365 डेज नहीं होता है, इसके अंदर 1/4 यानी कि 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। अब 6 घंटे का मतलब क्या है? पूरे दिन के हिसाब से पूरे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे का मतलब हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ अ डे। यानी कि हर साल हमारा 1/4, एक पूरे दिन का 1/4 एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, और एक साल को हम क्या मानते हैं? 365 डेज मानते हैं। उस साल को क्या मानते हैं? 365 डेज मानते हैं, और 1/4 वाला इग्नोर कर देते हैं। कब तक इग्नोर करते हैं? देखो भाई, पहले साल इग्नोर कर दिया 1/4, फिर दूसरे साल भी 1/4 इग्नोर कर दिया, फिर तीसरे साल भी 1/4 इग्नोर कर दिया। 3 बारी हमने क्या करा? इनको इग्नोर कर दिया। टोटल ये कितने बन गए? 1/4 1/4 1/4, ये 3/4 बन गए 3 साल तक। जब चौथा साल आता है ना, और ये 1/4 एक
दोबारा जुड़ता है, तो ये पूरा 3/4 में 1/4 जुड़कर ये पूरा एक कंप्लीट दिन का टाइम हो जाता है, एक पूरा डे बन जाता है ये। यानी कि 4 साल तक जब ये जो गैप है छोटा सा 1/4 ऑफ द डे, 1/4 ऑफ द डे, 1/4 ऑफ द डे और 1/4 ऑफ द डे, तो ये 4 साल बाद एक जो गैप है जो हम इग्नोर करते आ रहे हैं इस धरती के घूमने का और टाइम का, तो ये 4 साल बाद हम इकट्ठे जोड़ लेते हैं एक पूरे दिन की तरह। 4 साल बाद इसको इकट्ठा जोड़ लेते हैं पूरे दिन की तरह, और वो दिन हम 4 साल बाद आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स इसको हम जोड़ लेते हैं, और वो एक दिन इसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है, और वो 366 डेज हो जाता है हर 4 साल बाद, जिसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आ गया, लीप ईयर क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्लियर है, लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आ गया, कूल, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई साल मेरा लीप ईयर है तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। एक लीप ईयर के अंदर बच्चों कितने ऑड डे होते हैं, हमारे 2 ऑड डे होते हैं। कैसे, वही सेम डिवाइड कर लो, यहां पर 365 की जगह 366 होगा, सिर्फ एक ही दिन तो ऐड होगा। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, एक दिन और ऐड हो जाएगा तो कितने दिन बन जाएंगे, 2 ही तो दिन बचेंगे, क्या हफ्ता बन जाएगा पूरा, नहीं ना, 2 ऑड डे हो गए, बस बात खत्म, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे, लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे। समझ में आ गया सबको, इतनी सी बात है। आओ, अगर क्लियर है तो फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगर किसी को यह डाउट है कि सर कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है कोई साल, तो वैसे तो मैं बता रहा हूं हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। और कोई भी अगर साल है, मान लो अगर आपके सामने एक ईयर है 1992, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 4। अगर ये डिविजिबल बाय 4 है तो ये लीप ईयर है, ठीक है। अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। और यहां पर आप 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी या डिविजिबिलिटी रूल भी यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको सिर्फ यूज करना है। 92 को 4 से डिवाइड करके देख लो बस, तो 4 2 ज़ा 8, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये मेरा 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पूरा समझाई दिया आपको, इसमें और कोई पॉइंट छोटे सा छोटा बेसिक का डाउट भी नहीं आ सकता इसके अंदर किसी में अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी स्पीड खींचते हैं फटाफट से। देखो भाई, अगर हमने साइकिल नंबर 1 समझ ली है तो अब दायरा और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कौन सी मूवी में था, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, ठीक है भाई। तो थोड़ा और दायरा को अपन बड़ा करेंगे। यहां पर अब तक हम सिर्फ 1 साल की, एक लीप ईयर की, एक ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे थे। अब बात करेंगे 100 साल की, 200 साल की, 300 साल की और 400 साल की। ये एक साइकिल रिपीट होती है यहां पर साइकिल नंबर 2 के अंदर ये वाली साइकिल रिपीट होती है, जहां पर हमें ऑड डेज बताने हैं, हर 100 साल बाद कितने होते हैं, हर 200 साल में कितने होते हैं, हर 300 साल में कितने होते हैं, और हर 400 साल के अंदर कितने होते हैं। और ये वाला पॉइंट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये साइकिल याद होनी बहुत जरूरी है, ये साइकिल समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब किस तरीके से समझेंगे इसको, क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस assume that the number of odd days in every 100 years is 5 odd days। क्योंकि बच्चों का यहां पर क्वेश्चन रहेगा ना, सर 5 odd days आए तो कैसे आए, सर हमें बताओ ये कैसे आए 5 odd day, 100 साल की कैलकुलेशन करके बताओ। मैंने कहा जरूर करके बताऊंगा, जरूर करके बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि एक पॉइंट बताना यहां पर बहुत जरूरी है मेरे को, ठीक है। एक एक करके ये पॉइंट बताना बहुत जरूरी है मेरे को, तो वो पॉइंट समझाने के बाद मैं ये समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मान लेते हैं यार, ठीक, उसने बोला है कि 5 ऑड डे होते हैं, तो जी गुरुजी होते हैं। अभी सीखेंगे कैसे आते हैं 5 ऑड डे, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हर 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं भाई, 5 ऑड डे। 100 ईयर्स के पीरियड में कितने ऑड डे निकल कर आएंगे, 5 ऑड डे बचेंगे। अब यहां पर बच्चे अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे होंगे अपने हिसाब से कि 1 साल में अगर 1 ऑड डे होता है तो ऐसे 100 साल में इतना बचना चाहिए। तो मोस्टली बच्चों के गलत आ रहे होंगे यहाँ पर आंसर, मुझे पता है। पहले आप निकाल कर देख लो अपने तरीके से भी कि 100 साल में 5 ऑड डे कैसे आते हैं, आप निकाल कर देख लो, फिर अपन डेरिवेशन पर आएंगे। तो मैंने बताया था ना कि डेरिवेशन करेंगे, तो वो डेरिवेशन इसी की करेंगे कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स, इसकी डेरिवेशन करेंगे कैसे 5 ऑड डे आए, ठीक है। लेकिन सबसे पहला स्टेप अभी हमारा क्या रहने वाला है, हमारा सबसे पहला स्टेप ये रहने वाला है कि लेट अस एज्यूम दैट इन एवरी 100 ईयर्स देयर आर 5 ऑड डे। हमने मान ली इसकी बात, ठीक
ठीक है, लेट इट बी। ओके, कैसे आएंगे अभी समझेंगे। अब अगर हमने ये मान ली कि इसके अंदर 5 ऑड डे होते हैं, क्योंकि सीखना सबसे जरूरी यही है अभी। अगर हमने मान लिया 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, तो बताओ 200 साल में कितने हो जाएंगे। अगर 100 में 5 है तो 200 के अंदर 5 + 5 10 डे हो गए, 10 दिन हो गए, राइट। और 10 दिन तो मेरा 6 से ऊपर चला गया। क्या 10 दिनों में से मेरा एक हफ्ता कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल। तो 200 साल में 10 दिन हो गए, 5 + 5, इसमें से मैं 7 फिर माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बचेंगे 3 ऑड डे। ठीक है, अगर 100 साल में 5 ऑड डे थे तो 200 साल में 10 - 7 3 ऑड डे हो गए, क्योंकि ऑड डेज मेरे 6 से ऊपर नहीं जा सकते। जैसे 6 से ऊपर जाएंगे तो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वीक्स लगाएंगे। अब 300 साल की बात करते हैं। तो अगर 100 साल में 5 हैं तो 300 में कितने हो जाएंगे? 5 + 5 + 5, 3 बारी 5 ऐड करूंगा तो 15 हो जाएंगे। और 15 में से मेरे 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 14 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा बचे? 1 ऑड डे एक्स्ट्रा बचेगा। क्लियर है? 200 वाला भी और 300 वाला भी, यानी कि 100 साल में अगर 5 ऑड डे हैं तो 200 साल के अंदर 3 ऑड डे और 300 साल के अंदर 1 ऑड डे बचेगा। अब बात करते हैं 400 सालों की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके आगे एक नीचे फैक्ट है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। एक फैक्ट है, मैं आपको बताऊंगा। और फैक्ट क्या है, चलो बताते हैं। कह रहा है भाई अब पहले आप कैलकुलेट कर लो, एक काम करते हैं, पहले आप कैलकुलेट कर लो एक बारी। ठीक है, तो यहां पर गेम है कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन एवरी 400 ईयर्स कैसे होंगे। अब बच्चे या मेरे से नाराज हो जाएंगे कि सर आप चीटिंग कर रहे हो, आप हमें धोखा दे रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। कि सर आपने भी बताया कि 100 साल में 5 ऑड डे हैं, तो ऐसे ही आपने 200 में करके दिखाया, ऐसे ही आपने 300 में करके दिखाया। तो हमने वही सेम चीज 400 में कर देखी। तो सर अगर 100 साल के अंदर 5 हैं तो 400 के अंदर 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि 4 बारी 5 ऑड डे ऐड करेंगे तो सर 20 ऑड डे बनते हैं। 20 ऑड डे बनते हैं सर। 400 के अंदर तो सर 20 ऑड डे बनते हैं, और उसमें से 14 दिन हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लास्ट। तो हमारा आंसर आना चाहिए 6 ऑड डे। सर आपने गलत लिखा हुआ, आप हमें गलत पढ़ा रहे हो। आप तो गलत पढ़ा रहे हो सर, आपने 0 लिखा हुआ है, आंसर तो 6 आना चाहिए। और उसी तरीके से जो भी आप करके दिखा रहे थे हमें। ओके ठीक है, तो यहां पर एक डाउट को क्लियर करते हैं। चलो भाई आओ, मैंने कहा बच्चों यहां पर जितना मैंने बताया अगर उसको आप फॉलो कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर एक नई चीज अब सीखेंगे। वो नई चीज क्या है, क्योंकि ये साइकिल है, याद रखना ये क्या है, एक साइकिल है, ये रिपीट होता है। तो यहां पर 400 पर आकर ना एक लूप खत्म होता है, 400 ईयर्स पर आकर एक लूप जो है खत्म होता है, साइकिल फिर से घूमती है। और वहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मैंने आपको लीप ईयर के बारे में बताया था। लीप ईयर के बारे में यह बताया था कि हर 4 साल बाद हमारा एक लीप ईयर आता है। नॉर्मली हर 4 साल बाद हमारा एक लीप ईयर आता है, लेकिन एक केस होता है किसका? सेंचुरी ईयर्स का। एक केस होता है किसका? सेंचुरी ईयर्स का। सेंचुरी ईयर्स किसे बोलते हैं बच्चों? सेंचुरी ईयर्स उन्हें बोलते हैं जिनके एंड पर डबल जीरोस या ट्रिपल जीरोस आते हैं। वो साल जिनके एंड पर डबल जीरो या ट्रिपल जीरो आते हैं उन्हें हम सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं सन 100, सन 200, सन 300 यानी कि 300th ईयर, 400th ईयर, 500th ईयर, 600th ईयर, ये मेरे सेंचुरी के ईयर है। अभी हमारा लास्ट सेंचुरी का ईयर कौन सा था? सन 2000, सन 1900, ये सब क्या है? मेरे सेंचुरी ईयर है। लास्ट हमारा सन 2000 था, अभी उसके बाद अभी 2022 चल रहा है। अगला सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा? सन 2100। तो सबसे पहले क्लैरिटी दिमाग में ये हो जानी चाहिए कि हमारा सेंचुरी ईयर होता है तो क्या होता है? सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो वो सारे ईयर्स जिनके एंड पर डबल जीरो या ट्रिपल जीरो आते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं जो मेरे 100 के मल्टीपल्स होते हैं, उनको अपन सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो सेंचुरी ईयर कंसेप्ट समझ में आ गया, सेंचुरी ईयर क्या होते हैं। अब फैक्ट क्या है इसका? फैक्ट ये है कि भाई सेंचुरी ईयर के केस के अंदर, सेंचुरी ईयर के केस में, उसके सिचुएशन में हमारा एक एक्स्ट्रा लीप ईयर वही होता है। एक लीप ईयर उसी को कहा जाता है जो सिर्फ 4 से डिविजिबल ना हो बल्कि 400 से डिविजिबल हो। दोबारा से सुनना मेरी बात, एक नॉर्मल लीप ईयर तो आपको पता ही है क्या होता है, लेकिन सेंचुरी ईयर के केस के अंदर जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इनमें से वही ईयर मेरा लीप ईयर कहलाता है जो मेरा 400 का मल्टीपल होता है, 400 से डिविजिबल होता है। बात समझ में आ गई? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा।
एक नंबर का। कुछ नहीं पूछेगा आलतू फालतू की बात, वो कौन सी कोई डे निकाल कर बताओ, नहीं पूछेगा, सीधा ये पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। बस जिसको पता होगा वो 1 सेकंड में टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो सोचता रह जाएगा करूं तो करूं क्या। देखो यहां पर एक नोट लिखा है, कह रहा है ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, राइट। एक साल जो मेरा 4 से डिविजिबल होता है उसे मैं लीप ईयर कहता हूं, बिल्कुल। कह रहा है हाउ एवर इन अ सेंचुरी ईयर लाइक 100, 200, 300, 1700, 1900, ये सब क्या है, सेंचुरी ईयर्स है। कह रहा है इट शुड बी, ऐसे केस के अंदर इट शुड बी डिविजिबल बाय 400 फॉर बीइंग अ लीप ईयर। ऐसे केस के अंदर उसको 400 से डिविजिबल होना बहुत जरूरी है एक लीप ईयर कहलाने के लिए। अब बच्चे पूछेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, और इधर से जैसे वो सीआईडी वाला दया आएगा, इसका मतलब समझे, नहीं सीआईडी वाला प्रद्युमन, इसका मतलब समझे दया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्वेश्चन आया कि इज ईयर 1800 अ लीप ईयर, तो आप कहोगे नो। ठीक है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन होंगे आपके पास 1300, 1500, 1600 और सन 1800। आपने देखते ही पहचान लिया कि ये सेंचुरी ईयर वाला केस है, राइट। अब यहां पर आप एक नॉर्मल बच्चा क्या कहेगा, नॉर्मल बच्चा कहेगा सर 4 से डिविजिबल जो भी 4 से डिवाइड होता है वो मेरा लीप ईयर होता है, और 100 मेरा 4 से डिविजिबल होता है, और ये सारे के सारे मेरे 100 से डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे मेरे 4 से डिविजिबल हैं। 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 ये भी उससे डिवाइड हो जाएगा। सर खुजलाने बैठ जाएंगे, किस पे टिक लगाएं, सारे ही लीप ईयर है फिर तो। ऐसा नहीं है, गूगल पर भी चेक कर लेना चाहे वेरिफिकेशन के लिए। अब इसमें से कौन सा लीप ईयर होगा, जिसको इंफॉर्मेशन पता होगी वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई देखो ये सारे सेंचुरी ईयर्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा साल है जो 400 से डिविजिबल होता है, वो होता है 1600। इट इज डिविजिबल बाय 400, बाकी कोई भी नहीं होता। तो इसका मतलब कौन सा लीप ईयर होगा, ये मेरा लीप ईयर कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि देखो भाई हमारा जो सन 2000 था, अभी जो लास्ट सेंचुरी ईयर था, ये मेरा एक लीप ईयर था, ये मेरा एक लीप ईयर था। यानी कि 1996 के बाद 2000 मेरा लीप ईयर था, फिर 2004 मेरा लीप ईयर था। लेकिन अगर सन 1900 पर जाओगे, 1900 पर जाओगे, वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा, वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। यानी कि हमारा साल 1896 एक लीप ईयर था, और उसके बाद जो अगला लीप ईयर आया था उसमें 8 साल का फर्क था, उसमें 8 साल का फर्क था। ये एक फैक्ट है यार, ठीक है भाई, ये एक फैक्ट है, ये समझना जरूरी है, ये एक फैक्ट है, ऐसा ही है। 1896 के बाद 8 साल बाद लीप ईयर आया था, क्योंकि 1900 मेरा लीप ईयर नहीं कहलाता, सीधा 1904 मेरा लीप ईयर कहलाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में फिट करके लिख लेना, चाहे नोट्स की तरह छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि 1896 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा आएगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 साल बाद तो 1900 है, 1900 मेरा एक सेंचुरी ईयर है जो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो अगला लीप ईयर 1904 होगा, ठीक है। लेकिन 1996 के बाद अगले 4 साल बाद 2000 आएगा, तो वो मेरा लीप ईयर होगा, ठीक है, 2004 से पहले। तो आओ थोड़ा सा और इसको एक एक्सप्लेनेशन और दे देता हूं। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों का ये भी हो सकता है, वैसे तो मैंने बता दिया भाई फैक्ट है, इसको फैक्ट की तरह समझ लो, लेकिन साइंटिफिकली थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चों के उसके लिए कि भाई वाई 400th ईयर इज एन एक्स्ट्रा लीप ईयर। तो एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर आया हूं कि क्यों ऐसा है कि 400th ईयर एक एक्स्ट्रा लीप ईयर कहलाता है सेंचुरी ईयर के अंदर, बाकी लीप ईयर नहीं कहलाते। तो यहां पर भी है, तो वो गेम पूरी गेम उसकी है, गैप की है, जो डेज हम इग्नोर कर देते हैं या कुछ टाइम जो हम इग्नोर कर देते हैं, सारी साइंटिफिकल गेम तो उसकी है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द सोलर ईयर, पूरा जो सोलर ईयर होता है, इज स्लाइटली लेस देन 365 डेज बाय अबाउट 11 मिनट्स। टू कंपेंसेट फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब कमी, द लीप ईयर इज ओमिटेड 3 times every 400 years। ठीक है भाई, तो पूरा सोलर ईयर जो होता है एक हमारा, पूरा सोलर ईयर जो कहलाता है, उसके अंदर
365 डेज में से 11 मिनट की डिस्क्रिपेंसी होती है और उसको ओमिट करा जाता है 3 बारी हर 400 सालों तक। ठीक है, यानी कि इन अदर वर्ड अ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी ए लीप ईयर अनलेस इट इज डिविजिबल बाय 400। उस गैप को कब फिल करते हैं अपन? चौथे साल। ठीक है भाई, यानी कि 400th ईयर में, 100 साल तक नहीं, 200 साल तक नहीं, 300 साल तक नहीं, 400th ईयर में उस गैप को फिल करने के लिए हम उसको एक एक्स्ट्रा लीप ईयर का दर्जा देते हैं। ठीक है भाई, सो इन अदर वर्ड्स अ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी अ लीप ईयर अनलेस इट इज डिविजिबल बाय 400। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई। दोनों साइकिल्स क्लियर हैं। साइकिल नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा अभी भाई, क्या साइकिल नंबर 1 में पढ़ा कि सबसे पहले ऑड डेज पढ़ लिए, ऑड डेज के बाद साइकिल नंबर 1 में पढ़ा कि भाई एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर हमारे एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं। और उसके बाद साइकिल नंबर 2 में हमने पढ़ लिया कि भाई नंबर ऑफ ऑड डेज 100 साल के अंदर 5 ऑड डे है। ये हमने क्या करा? ये हमने एज्यूम करा, ये हमने एज्यूम करा यहां पर। और अगर ये एजम्पशन हमारी देखते हैं ठीक होती है कि नहीं होती है, निकालेंगे हम। तो अगर एजम्पशन हमारी है कि 5 ऑड डे होते हैं 100 साल में, तो 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल के अंदर 1 ऑड डे, 400 साल के अंदर 0 ऑड डे। अब 0 कैसे है ये एक बार बता देता हूं फट से। तो देखो भाई, अगर नॉर्मली मैं ऐड करता हूं इन्हें, तो 100 साल में 5, फिर 200 में और 5, फिर 300 में और 5, और 400 में एक और 5, तो ये बनने चाहिए टोटल 20। ये टोटल बनने चाहिए 20, यानी कि आप ठीक थे यार, आप ठीक थे, लेकिन पार्शियली। इसमें एक चीज और क्या ऐड करेंगे? इसमें एक चीज वो ऐड करेंगे कि यार क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो 400th ईयर होता है वो एक एक्स्ट्रा लीप ईयर कहलाता है, इसलिए उसके अंदर एक एक्स्ट्रा दिन और जुड़ जाएगा ऑर्डिनरी ईयर के कंपैरेटिवली। ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि वो एक लीप ईयर है तो उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, और ये 20 + 1 21 बन जाएगा। ठीक है भाई, 21 डेज होगा। ये 21 डेज जैसे ही होए, इसमें से कंप्लीशन ऑफ वीक्स लगाएंगे और 21 डेज ही पूरे के पूरे डिडक्ट हो जाएंगे, जो होते हैं 3 वीक्स। 3 वीक्स होते हैं ना भाई ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 ऑड डेज। आंसर क्या आ जाएगा भाई? 0 ऑड डे, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, 21 दिन का मतलब क्या है? पूरे 3 हफ्ते कंप्लीट होना, 3 हफ्ते कंप्लीट मतलब 0 ऑड डेज। क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट से स्पीड बढ़ाते हैं। चलो भाई, अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ ऑड डेज इन 100 इयर्स। कैसे निकाले और क्यों? अगर बच्चों ने अभी निकाला होगा तो उनका आंसर गलत आ रहा होगा, मैं बताता हूं क्यों। देखो भाई, जब मैं इनकी डेरिवेशन निकालूंगा 100 इयर्स की, तो यहां पे लिख लेते हैं 100 इयर्स। मेरे को यह देखना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। आओ बाइफरकेट कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं लीप ईयर्स और इधर लिख लेते हैं अपन ऑर्डिनरी ईयर्स। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इनको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखूंगा। लीप ईयर को लिखूंगा LY और ऑर्डिनरी ईयर को लिखूंगा OY। ये एब्रीवेशन सबको पता होनी चाहिए पहले से ही। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इसे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखूंगा, और ऑड डेज को लिखेंगे OD। ठीक है, ऑड डेज को OD। चलो देखो, 100 साल के अंदर लीप ईयर कितने होंगे ये आपको निकाल कर बताना है। तो बच्चों का जवाब यहां रहेगा सर 25। 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करेंगे बच्चे का आंसर आएगा 25। और यहीं पर वो गलत हो गए होंगे। 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 100th ईयर अभी बताया मैंने। ठीक है, तो ये फैक्ट जानना जरूरी था। 100th ईयर मेरा लीप ईयर नहीं होता है, 400 से डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि वो तो 100 साल के अंदर जो 100th ईयर होगा, 96 के बाद अगला 4 साल बाद 100वां साल होगा, वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। यानी कि मेरे लीप ईयर कितने होंगे? 24। और ऑर्डिनरी ईयर कितने हो जाएंगे? जितने बचे। 100 में से 24 को हटा दो तो 76 ऑर्डिनरी ईयर हो गए। अब लीप ईयर, एक लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डे होते हैं? एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं। तो 24 लीप ईयर के अंदर 24 × 2 48 ऑड डे हो जाएंगे, OD। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने ऑड डे होते हैं? एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है। तो 76 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 76 × 1 76 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक है, इनकी कंप्लीशन ऑफ वीक्स यहीं पर ही कर लेते हैं। देखो 48 में से 42 डेज को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जो मेरे होते हैं 6 वीक्स, 6 हफ्ते बनते हैं ये। ठीक है, तो ये बचेंगे 6 ऑड डे। और 76 में से मैं 70 डेज को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जो मेरे बनेंगे 6 ऑड डे दोबारा से यहां पर भी। ठीक है, ये मेरे बनते हैं 10 हफ्ते।
10 वीक्स, 76 में से 10 हफ्ते हटा सकता हूं, तो 6 दिन ही फालतू बचेंगे। यानी कि इन 24 लीप ईयर के अंदर 6 ऑड डे, और इधर 76 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर भी हमारे 6 ऑड डे। इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करके मेरे बनते हैं 12 ऑड डे, और 12 मेरा फिर 7 से ऊपर चला गया, तो मेरा फाइनल ऑड डेज 7 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, 6 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो यहां पर मैं फिर 7 यानी कि एक हफ्ता इनमें से माइनस कर दूंगा, और फाइनल आंसर बचेगा 5 ऑड डे। फाइनल आंसर क्या बचेगा? 5 ऑड डे। यानी कि टोटल इन 100 साल के अंदर कितने ऑड डे आए? 5 ऑड डे, इन लीप ईयर में से भी और ऑर्डिनरी ईयर में से भी। तो आपको इस चीज का पहले ध्यान रखना है, ठीक है? 100 सालों में आपको पहले पता करना है लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। और ये रही मेरी डेरिवेशन, यानी कि 100 साल के अंदर कितने ऑड डे होते हैं? ठीक है, 5 ऑड डे होते हैं। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से देख लेना, कैसे मेरे 100 साल के अंदर 5 ऑड डे आए। क्लियर है? इन एवरी 100 years देयर आर 5 ऑड डेज। आई होप सबको डेरिवेशन क्लियर है, ठीक है? हमारा 100th ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है? यहां लिख देता हूं मैं, सिंस 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, hence there are 24 लीप ईयर्स, 24 लीप ईयर होंगे, ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, आगे अब कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी होती रहेगी। अभी हम सालों के बारे में पढ़ रहे थे, सेंचुरीज के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमें मंथ के बारे में भी जानना जरूरी है। जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि मंथ में कितने हमारे डेज होते हैं और कितने उसमें से ऑड डेज निकलते हैं। तो हर बारी हम पूरे पूरे दिन नहीं निकालेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेबल ऑड डेज का स्पेशली बनवाकर लिख लिया है। किसका? मंथ का। देखो भाई, जनवरी के अंदर हमारे ये सब, प्लीज आप नोट्स की तरह इनको पूरा का पूरा बनाकर रखेंगे स्टार्टिंग से ही। जनवरी के अंदर हमारे कितने ऑड डे होते हैं? देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है? और 4 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 28 दिन हट जाएंगे, तो 3 ऑड डे बचेंगे। फरवरी के अंदर 2 केस होते हैं, क्योंकि जब लीप ईयर होता है तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा जो जुड़ता है वो फरवरी में जुड़ता है। तो अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 दिन, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज, ठीक है? अगर 28 दिन होंगे तो इसमें से 28 दिन जाकर 0 बचेंगे, 29 दिन होंगे तो इसमें से 28 माइनस होकर 1 दिन बचेगा, ठीक है? तो लीप ईयर के केस में 1 दिन और ऑर्डिनरी ईयर के केस में 28 दिन। यानी कि अगर मैं मंथ काउंट कर रहा हूं ईयर 2004 के, तो यहां पर फरवरी के अंदर एक ऑड डे काउंट होगा, क्योंकि वो लीप ईयर है 2004, और उसके अंदर 29 डेज होंगे फरवरी के अंदर। लेकिन अगर मान लो 2002 या 2003 है तो वहां पर 28 डेज होंगे फरवरी के अंदर, तो उसके ऑड डेज मंथ के कितने कैलकुलेट होंगे? 0। मार्च में ऐसे 31 होते हैं तो 3 ऑड डे, और ऐसे पूरा आप टेबल देख सकते हो किसमें कितने कितने होते हैं। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई और अगस्त में इकट्ठे 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31, और उसके कंपैरेटिवली जो जो ऑड डेज उनके बच रहे हैं वहां पर लिस्ट में है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यहां पर एक बीच में इंफॉर्मेशन मैंने और दे रखी है कि मान लो कभी कभार क्या होता है ना कि हमने पूरी कैलकुलेशन ईयर्स की तो कर ली, पूरी कैलकुलेशन ईयर्स की कर लिया, मंथ में हमें अगर मान लो अक्टूबर तक की कैलकुलेशन करनी है, तो वही सेम चीज है कि बार बार मैं जनवरी से काउंट क्यों करूं? अगर मेरे को अक्टूबर तक काउंट करना है, नवंबर तक काउंट करना है, दिसंबर तक काउंट करना है, तो बार बार जनवरी से शुरू क्यों करूं मैं? तो मैंने यहां पर पहले ही एक इंफॉर्मेशन आपके लिए लिख दी है कि भाई नंबर ऑफ डेज, जो ये ऊपर 6 महीने हो गए, ये पहले 6 महीने या आखिरी के 6 महीने, टोटल 12 को 2 में डिवाइड कर दिया। तो स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं, अगर हमारा ऑर्डिनरी ईयर है तो उसके अंदर 181 डेज होते हैं। 181 डेज में आपके कितने दिन बचते हैं? 6 ऑड डे बचते हैं। और अगर लीप ईयर है यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा इसके अंदर, तो 182 डेज होते हैं। 182 डेज होते हैं तो तब हमारा 0 ऑड डे होता है। यानी कि पहले 6 महीने में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक हमारे या तो 181 डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, तो उसमें ऑड डेज कितने बचेंगे? 6। और अगर मेरा लीप ईयर है, ठीक है, तो 182 डेज होते हैं और ऑड डेज कितने बचेंगे? 0। ये पहले से हमें पता हो तो बढ़िया है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा? फिर सीधा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का कैलकुलेट करना है, बस। सारे के सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम आएगा आगे। ठीक है, आओ तो इस टेबल को प्लीज एक बार पूरा ढंग से नोट करेंगे, और टाइम लगाना इस पर समझने में या याद करने में सारा, ठीक है? ये सारा का सारा ढंग से एनालाइज पूरा का पूरा दिमाग में, मेमोरी में फीड हो जाना चाहिए, ठीक है यार? चलो नेक्स्ट। ओके, तो फाइनली वी आर ऑन द क्वेश्चन नाउ कि सर बड़े टाइम से अब कंसेप्ट हो गया, आप क्वेश्चन तो सॉल्व करके बताओ, ऑड डेज का करे तो करे क्या?
ऑड डेज का करे तो करे क्या, क्या कंसेप्ट क्या ऑड डेज का, दिन कैसे बताएंगे इससे हम दिन कैसे बताएंगे। देखो भाई गेम ये है, ऑड डेज तो आपने सारा समझ लिया, अब गेम ये है कि अगर अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच डे ऑफ द वीक वाज ऑन 2 मई 2005, तो हमें करना क्या है, हमें जीरो यानी कि जहां से कैलेंडर शुरू हुआ था और वहां से लेकर इस डेट तक के ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। जहां से कैलेंडर शुरू हुआ था जीरो, वहां से 2005 तक के यानी कि एडी वाला जो पीरियड है, एडी वाला, ये पूरा कैलकुलेट करना है। तो बच्चे घबरा जाएंगे, सर इतना सारा पीरियड, यानी कि ये तो 2005 साल हो गए सर, और उसके बाद फिर महीनों में भी कैलकुलेट करना है। तो सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। देखो भाई स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें फोकस करना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो जाए। सबसे पहले फोकस क्या करना है, हमारा क्वेश्चन ठीक होना शुरू हो जाए, और उसके बाद अपन मचाएंगे टाइम में। एक्यूरेसी तो आ जाए पहले एक बारी, फिर टाइम में खेलेंगे कि कितनी तेज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जितना हो सके माइंड में कैलकुलेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में। ठीक है भाई, इतना ही टाइम लगाना है सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सीधा टाइम हमें लगाना भी नहीं है। आओ शुरू करते हैं फटाफट से। आओ, तो जीरो से लेकर इस डेट तक के ऑड डेज निकालने हैं। अब आओ, कैसे तुम्हें जो मुश्किल लग रहा है उसको छोटा करके दिखाते हैं। देखो भाई मैंने बोला था कि हर 400 साल के अंदर जीरो ऑड डे होते हैं। मैंने बोला था हर 400 साल के अंदर जीरो ऑड डे होते हैं, और वो एक साइकिल होती है। यानी कि 800 साल भी जीरो ऑड डे, 800 साल बाद भी जीरो ऑड डे, 1200 के बाद भी जीरो ऑड डे, 1600 पर भी जीरो ऑड डे, और ऐसे ही 2000 पर भी जीरो ऑड डे, क्योंकि वो क्या है, एक साइकिल है, साइकिल की तरह चलेगी वो 400 के लूप पर। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जीरो से लेकर पहले 2000 साल तक मेरे कितने हो जाएंगे, जीरो ऑड डे हो जाएंगे। ओडी का मतलब ऑड डे। पहले 2000 साल में कितने ऑड डे, जीरो ऑड डे। आ गया मजा, खत्म 2000 साल तो खत्म, 2000 साल खत्म। साइकिल थी भाई वो, याद करो, सबसे बड़ी साइकिल थी 400 की। तो हर 400 साल बाद जीरो ऑड डे, जहां पर भी 400 का मल्टीपल चलेगा वहां पर जीरो ऑड डे हो जाएंगे। तो 2000 तक तो हमारे 400 की साइकिल चल रही थी, तो जीरो ऑड डे हो गए भाई। पहले 2000 साल में जीरो ऑड डे। अब मैं तुमसे यहां क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चों अब कितने साल बचे, तो यहां पर ज्यादातर का आंसर क्या आता है कि सर 5 साल बचे। 2005 तक जाना तो सर 5 साल बचे, और यहां पर वो फिर गलती कर देते हैं, क्योंकि 2005 जो हमारा ये ईयर है, ये तो अभी चल रहा है ना, कंटिन्यू हो रहा है ना, ये तो अभी चल रहा है, कंप्लीट होना हुआ है। हमारे कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो हमारे यहां पर 4 साल कंप्लीट हो गए। कौन से, 2001, 2002, 2003 और 2004, ये 4 साल कंप्लीट हो गए। तो इन्हें देखेंगे, यानी कितने साल अब और चाहिए मेरे को, 4 साल, 4 इयर्स। अब मेरे को देखना है क्या इनमें से कोई लीप ईयर था इन 4 साल में से, तो हाँ 2004 मेरा एक लीप ईयर था। तो यानी कि इन 4 साल के अंदर एक मेरा लीप ईयर हो गया, एक लीप ईयर हो गया, और बाकी जो 3 साल बचेंगे वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे। एक लीप ईयर और 3 ऑर्डिनरी ईयर। सबको समझ में आ गया। पहले 2000 साल तक जीरो ऑड डे, उसके बाद 2005वां साल तो क्योंकि चल रहा है तो 4 साल ही कंप्लीट हुए, और उन 4 सालों में एक मेरा लीप ईयर हो जाएगा। ये तो मैं अपने आप अभी कैलकुलेट करने आ जाएंगे थोड़ी देर में, बस अभी देखते जाओ क्वेश्चन को। ये मेरा एक लीप ईयर हो गया, बाकी 3 मेरे ऑर्डिनरी ईयर हो गए। एक लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डे होते हैं, 2। तो एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे, और ऑर्डिनरी ईयर के अंदर हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 3 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 3 ऑड डे। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो 4 साल के अंदर 2 + 3 टोटल 5 ऑड डे हो गए। ठीक है भाई, तो 4 सालों के अंदर अगले जो है 5 ऑड डे आ गए। अब हम आ चुके हैं 1 जनवरी 2005 पर। 4 साल 2004 तक तो पूरा कंप्लीट कर लिया ना। अब यहां से लेकर मुझे 2 मई 2005 तक के ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। अब इसके लिए क्या करता हूं मैंने अभी टेबल बनवाया था ना, देखो यहां पे ऐसे, इसमें से कैलकुलेट कर लो। अब बताओ 2005 मेरा लीप ईयर है क्या, 2005 मेरा लीप ईयर है नहीं, 2005 मेरा एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। जनवरी में कितने हैं, देखो भाई जनवरी में कितने हैं, जनवरी में 3, जनवरी में 3, फरवरी के अंदर क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है तो 0, मार्च में 3,
अप्रैल में 3 और मई में 3 मत गिनना यार, मई में 3 काउंट मत करना, क्योंकि यहां पर डेट फाइनल है मेरे पास और वो डेट है 2 मई की। हमें क्या चाहिए, यहाँ सॉरी ये रहा 2 मई। मई पूरा कंप्लीट होना हो जाएगा 31 दिन, जो हम 3 ले लेंगे। हमें मई के कितने दिन चाहिए, 2 ही दिन चाहिए। तो आओ देखते हैं, जनवरी में 3, फेब में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2 और मई के भी 2, क्योंकि हमें 2 मई तक ही जाना है सिर्फ। टोटल ऐड कर लो, 3 और 3 6 और 2 8 और 10 10। अब 10 दिन हो गए देखो इनमें, सिर्फ इन मंथ्स के अंदर, जैन से लेके मई तक। इसमें से 7 दिन फिर हटा दूंगा तो फाइनल बचेंगे 3 दिन। ठीक है, तो 1 जैन से लेके 2 मई तक कितने दिन हो गए, 3 ऑड डे हो गए। अब करते हैं टोटल ऑड डेज। टोटल यानी 0 से लेकर 2 मई 2005 तक कितने ऑड डे हो गए, तो 0 + 5 और +3, टोटल हो गए 8 ऑड डे। 8 ऑड डे फिर मेरे 6 से ऊपर हो जाएंगे, इसमें से 7 फिर हटा दूंगा, फाइनल बचेगा 1 ऑड डे। फाइनल आंसर क्या आया, 1 ऑड डे। तो पहले तो मुझे ये बताओ, कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई? तो बच्चे कह रहे हैं सर कैलकुलेशन तो मेरे को समझ में आ गई और मजा आ गया, सिर्फ समझ नहीं आई, मजा आ गया सर कैलकुलेशन करके। लेकिन सर आंसर तो 1 ऑड डे आया है, अब मैं ये कैसे बताऊं ये दिन कौन सा था? तो यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देते हैं आपको टेबल के साथ। देखो भाई, अगर ऑड डेज की मैंने आपको रेंज बताई थी 0 से लेकर 6 तक होती है, ठीक है भाई। अगर 0 है तो इसका मतलब है संडे, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आया, अगर ये 0 आया तो आंसर होगा संडे, और अगर 6 आया तो आंसर होगा सैटरडे, क्योंकि 7 ही तो दिन होते हैं और 7 ही हमारे क्या है, ये दिन है। ठीक है, तो 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे और 5 पे फ्राइडे, और ऐसे 6 पे हमारा सैटरडे। ठीक है भाई, ये हमारे 6 दिन हो गए। अब हमारा आंसर क्या आया यहां पर बताओ? हमारा आया भाई 1 ऑड डे। 1 ऑड डे का मतलब क्या हो गया कि उस दिन कौन सा दिन था भाई, मंडे था। कौन सा दिन था भाई, सोमवार था। तो अपनी दादी का, दादे का, बुए का हाथ पकड़ के बोलना आप सोमवार को पैदा हुए थे, देखो जादू। ठीक है, तो आपको घर वालों को लगेगा कि ज्योतिष हमारे घर ही पैदा हुआ है इस बारी। ठीक है भाई, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? आओ आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है, पक्की बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आए अगला क्वेश्चन है भाई, फटाफट यहां पर हम उसमें ऑप्शन भी दिए हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक वाज ऑन 17 जून 1996। अब यहां पर इसमें स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 2000 साल के बाद क्वेश्चन करना ना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि 2000 साल तक 0 ऑड डे हो जाते हैं। अब 2005 का निकालना था, तो इसमें क्या था, 2000 हमारा 400 का मल्टीपल था उससे पहले, लेकिन 1996 है अब यहां पर साल, यहां पर 2000 तक मैं जा ही नहीं सकता। अब क्या करूं? तो यहां पर एक स्टेप कैलकुलेशन का और बढ़ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। कैसे, आओ देखते हैं। देखो भाई, मेरे को 17 जून 1996 चाहिए, तो मेरा जो 400 की साइकिल चलेगी वो कहां तक चलेगी, वो 1600 तक चलेगी। यानी कि 0 से लेकर 1600 तक कितने ऑड डे, 0 ऑड डे। अब इसके बाद कितने साल और बचेंगे? देखो 1996 तो चल रहा है, मेरे को 1995 तक पहले कंप्लीटेड ईयर्स देखने हैं। तो 1600 तक 0 ऑड डे, इसके बाद मेरे पास 300 और 95 यानी कि 395 ईयर बचेंगे। तो आपको याद हो तो मैंने साइकिल कराई थी ये वाली, इस साइकिल के अंदर मैंने बताया था कि 300 साल के अंदर कितने ऑड डे होते हैं, 300 साल के अंदर बाबा 1 ऑड डे होते हैं। ठीक है, 300 साल में 1 ऑड डे। आओ, तो पहले 1600 साल के अंदर 0 ऑड डे हो गए, जो 400 का मल्टीपल है। अगले 300 साल के अंदर हो गया भाई 1 ऑड डे, अगले 300 साल के अंदर हो गया 1 ऑड डे। अब बचे मेरे पास इसके बाद 95 ईयर्स। 95 ईयर्स के अंदर क्या करना है, वैसे जैसे 100 साल के अंदर क्या था, लीप ईयर निकालेंगे, ऑर्डिनरी ईयर निकालेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे फटाफट। देखो भाई 95 के अंदर लीप ईयर कितने होते हैं, 4 से डिवाइड कर देख लो, हमारे लीप ईयर आएंगे 23, क्योंकि 23 इंटू 4 हमारा लास्ट जो लीप ईयर काउंट होगा वो होगा सन 92 जो ईयर होगा वो 92 के बाद अगला 96 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। इन 95 ईयर्स के अंदर 23 लीप ईयर होंगे। एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं, तो 23 के अंदर हो जाएंगे 46, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 46 में कंप्लीशन ऑफ वीक्स लगा दो तो 42 डेज यानी कि 6 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे और फाइनली बचेंगे 4 ऑड डे।
फाइनली बचेंगे 4 ऑड डे। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर की। 95 में से 23 अगर हम ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑर्डिनरी ईयर कितने बचेंगे? 95 में से 23 तो मेरे लीप ईयर हो गए, तो 72 मेरे ऑर्डिनरी ईयर बचे। एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, तो 72 के अंदर 72 ऑड डेज हो जाएंगे, और 10 हफ्ते यानी कि 70 डेज इसमें से मैं हटा दूंगा, और 2 दिन हमारे पास इसमें बचेंगे। तो टोटल इन 95 के अंदर कितने बचे? 4 + 2। लीप ईयर के अंदर 23 लीप ईयर्स में 4 ऑड डे, 72 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 2 ऑड डे, तो टोटल दोनों में मिलकर हो गए 6 ऑड डे। टोटल दोनों में मिलकर हो गए 6 ऑड डे। अब मैं आ चुका हूं 1 जनवरी 96 पर, 1996 पर। यहां से मेरे को 17 जून 96 तक के ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ, क्योंकि ये मेरा एक लीप ईयर है, राइट? 1996 मेरा एक लीप ईयर होता है, तो जैन के अंदर कितने दिन? 3। फेब के अंदर 1, क्योंकि 29 डेज हो जाएंगे, तो 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3। ये आपको याद हो जाएंगे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते। पकड़ बनानी है भाई, कोशिश पूरी रखनी है। 100 का भी 100 देना है भाई इसमें, 100% का भी 100%। हल्की सी भी लूप होल नहीं छोड़ना है, ढीलापंती नहीं छोड़ना है। ठीक है भाई, #SW का सबसे बढ़िया कंसेप्ट यही है, सबसे ज्यादा बुद्धि यही लगेगी आपकी। ठीक है, तो मई में 3, और उसके बाद जून में हमें चाहिए 17 दिन। 17 में से पहले ही कंप्लीशन ऑफ वीक्स कर दो दिमाग में ही। 17 में से 14 दिन हटा दो, 2 हफ्ते हटा दो, तो कितने बचेंगे? 3 दिन बचेंगे। दिमाग में हटा दिया मैंने। ठीक है भाई, 3 कैसे आए? 17 में से 14 मैंने पहले ही हटा दिए थे दिमाग में ही। 14 दिन यानी 2 हफ्ते हटा दिए, 17 ही दिन चाहिए जून में मेरे को। तो 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 15 दिन हो गए टोटल 1 जैन से लेके जून तक। इसमें से 14 दिन फिर हटा दूंगा मैं, और 1 ऑड डे एक्स्ट्रा बचेगा। कितना बचेगा भाई? 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 1 ऑड डे। यहां पर आ गया 1 ऑड डे। तो टोटल कितने हो गए 0 से लेकर यहां तक? देखो 0 + 1 + 1 + 6 7 7 + 1 8 ऑड डे। टोटल कितने हैं भाई? 8 ऑड डे। 8 में से 7 फिर हटा दूंगा, तो बचेगा 1 ऑड डे। 6 से ऊपर जाने ही नहीं देने ऑड डे। 6 से ऊपर तो ऑड डे जाने ही नहीं देने। ठीक है, तो आंसर आया 1 ऑड डे। 1 ऑड डे का मतलब क्या हुआ भाई? 1 ऑड डे का मतलब हुआ मंडे। देखो कहीं ऑप्शन में है मंडे? ये रहा भाई ऑप्शन में मंडे। ठीक है भाई, आंसर आ गया मेरा मंडे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। तो ये मेरे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मैंने आपको 2000 सेंचुरी के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी करके दिखा दिया एक, और अगर उससे छोटा होगा तो वो भी करके दिखा दिया। अब मान लो बच्चे कहते हैं बाय चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है 1800 का, तो क्या करेंगे? मान लो अगर 1996 की जगह 1896 होता, तो भाई पहला हमारा ब्रेक जो होगा वो क्या होगा? 0 से लेके 1600 का। पहला ब्रेक हो गया 0 से लेके 1600 का। अब 1800 तक जाना है तो फिर 200 साल लोगे 300 के बजाय। 200 साल में 1800 तक पहुंचोगे, फिर उसके बाद एक स्टेप और नीचे आओगे, और फिर 96 ईयर्स वैसे का वैसे लोगे जैसे इसके अंदर लिया हमने। ठीक है, 1700 1300 1400 कोई भी हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां पर मुझे बताना है जो इंफॉर्मेशन में से निकाले गए हैं। कह रहा है बेबी वॉज बॉर्न ऑन 29 Feb 1896। व्हेन डिड ही सेलिब्रेट हिज फर्स्ट बर्थडे? कराया था कि नहीं कराया था? अभी बताया था ना ये क्वेश्चन, अभी बताया था ये क्वेश्चन। 1896 29 Feb को उसका बर्थडे था, तो अगला लीप ईयर, अगला 29 Feb कब मना पाएगा वो बर्थडे? क्या मेरा अगले 4 साल बाद 1900 में बर्थडे आएगा? लीप ईयर आएगा? नहीं आएगा। तो क्या होगा मेरा आंसर? 1904, 29 Feb 1904। वैसे हंसी की बात यह है कि 1900 तो आंसर में उन्होंने वैसे भी नहीं डाला, मतलब ऑप्शन में ही नहीं डाला उन्होंने, तो बच्चे कंफ्यूज भी क्या ही होंगे। ऑप्शन में भी नहीं डाला, 1900 है ही नहीं ऑप्शन में। लो ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 29 Feb 1904, क्योंकि 1900 मेरा लीप ईयर नहीं होता, 29 Feb आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बारी। कैलेंडर में से क्वेश्चन आना ना, तो पहले कैलेंडर में से क्वेश्चन ऐसे आते थे, ये बड़े बड़े क्वेश्चन पहले आते थे सॉल्व करने के लिए आपके पास।
अब उन्होंने क्या करा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है वो तैयारी तो सब करके आए हैं, कैलकुलेशन करके आए हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंफॉर्मेशन में से, कंसेप्ट में से, थ्योरी में से। तो इनके लिए भी हमें पूरा तैयार रहना है यार, आधी अधूरी तैयारी नहीं करेंगे, इनके लिए भी हमें तैयार रहना है, कहीं भी एक मौका नहीं देंगे कटवाने का अपने नंबर। और जिसको ये पता होगा तो वो सीधा पढ़ेगा और हंसेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ा, एक छोटी सी स्माइल आई, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों को देखकर। नेक्स्ट, अच्छा अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से आ गया, कह रहा है ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अगस्त 1980 डिड संडे फॉल। अगस्त 1980, ठीक है, साल क्या है 1980 और महीना है अगस्त। कह रहा है अगस्त के कौन कौन से दिन में संडे आता है, हमें यह बताना है। अब ये कैसे निकाल कर बताएं, क्या एक एक डेट को कैलकुलेट करेंगे बैठकर? नहीं। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या लगेगी, इसकी स्ट्रैटेजी समझते हैं। कंसेप्ट वही है, सब सेम रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, बस स्ट्रैटेजी समझो क्या रहेगी इसके अंदर। हमें क्या करना है, हमारे पास ईयर हमारे पास पता है, हमें मंथ भी पता है। अगस्त हमें 1980 ईयर है और महीना मेरा अगस्त है। इसमें हमें बताना है कौन कौन से दिन को संडे आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली 1 अगस्त 1980 को कौन सा दिन है ये निकाल लूंगा, बस मैं ये निकाल लूंगा पहले। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं फटाफट से। क्या करना है मेरे को, आओ सबसे पहले फटाफट से वही करते हैं, और डेज कैलकुलेशन स्पीड में करेंगे। सबसे पहला ब्रेक क्या करेंगे भाई, 400 के मल्टीपल्स का। तो 0 से 1600 तक कितने ऑड डे, 0 ऑड डे। 1900 है ना, 2000 तक तो जा नहीं सकते, 400 का लास्ट मल्टीपल जो आएगा वो 1600 आएगा इसके पहले। अगले कितने साल हो जाएंगे, 300 साल। अगले 300 साल के अंदर बच्चों 1 ऑड डे। 300 साल में कितने होते हैं, रटा हुआ है हमें पता है, 1 ऑड डे। इसके बाद 80 साल है, तो ये वाला साल तो चल रहा है, 1980 तो चल रहा है ना, तो कंप्लीट कितने ईयर हो गए, 79। 79 में ढूंढो लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट मल्टीपल आएगा 76। ठीक है भाई, लास्ट मल्टीपल 76 आएगा 4 का, और वो आता है 19 पर, यानी कि 19 लीप ईयर आएंगे। 19 लीप ईयर अगर इसमें से हटा दूं तो बाकी 60 ऑर्डिनरी ईयर बचेंगे। एक लीप ईयर के अंदर 2 दिन होते हैं, तो 19 लीप ईयर के अंदर 38, और 38 ऑड डेज में से कंप्लीशन ऑफ वीक्स अगर आप कर दो तो 35 हट जाएंगे, तो 3 ऑड डे बचे। और यहां पर 60 में 1 होता है, हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है, तो 60 में 60 ऑड डे, और 60 ऑड डेज में से अगर मैं कितने हटा सकता हूँ, 56 ऑड डेज हटा सकता हूँ, 8 हफ्ते। तो मेरे पास यहाँ पर 4 ऑड डे बचेंगे, यहाँ पर 3 ऑड डे, यहाँ पर 4 ऑड डे, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 7 ऑड डे हो जाएंगे, 7 ऑड डेज। 7 में से 7 पूरा हटा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 0 ऑड डे। 79 ईयर के अंदर 0 ऑड डे हो गए। ठीक है, पूरे 7 हो गए, 7 में से 7 पूरे खत्म, यानी कि पूरे हफ्ते कंप्लीट हो गए, इसके अंदर से कोई फालतू दिन बचा ही नहीं इन 79 ईयर्स में। अब कैलकुलेट करते हैं मंथ, हाँ मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 अगस्त तक जाना ना, अब देखो 1 अगस्त तक जाना है। 1 अगस्त मुझे पता है 6 महीनों के बाद पड़ता है, और 1980 जो है, 1980 मेरा एक लीप ईयर है। 80 मेरा 4 से डिवाइड होता है, और डिविजिबिलिटी रूल से मैं बता सकता हूँ 80 4 से डिवाइड होता है, तो एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो आओ फटाफट से देखते हैं मंथ की कैलकुलेशन। देखो भाई 1 जैन से लेकर 30 जून तक अगर मेरा लीप ईयर है तो कितने ऑड डे होते हैं, 0 ऑड डे। अब ये सोर्स क्या है इस इंफॉर्मेशन का, सोर्स ये टेबल है जो मैंने आपको कराया था अभी, ये वाला टेबल। ठीक है, 1 जैन से लेकर 30 जून तक 182 डेज होंगे अगर मेरा लीप ईयर है तो। लीप ईयर है तो 182 डेज और 0 ऑड डे। 0 ऑड डे अगर मेरा लीप ईयर है तो 6 महीनों में कितने, 0 ऑड डे। अब जुलाई और अगस्त का कैलकुलेट कर लो। देखो हो गई ना कैलकुलेशन छोटी, तो मेरे को हमेशा अपनी कैलकुलेशन क्या करनी है बच्चों, छोटी करनी है, जितनी छोटी हो सके कैलकुलेशन। वही स्मार्टनेस है, वही हमारी कमांड है। तो पहले 6 महीनों के अंदर 0 ऑड डे हो गए, इसके बाद जुलाई में कितने हो जाएंगे, जुलाई में 3 हो जाएंगे, 3 ऑड डे। और अगस्त में कितने दिन है, अगस्त में तो हमें 1 अगस्त तक जाना है, पहला ही दिन चाहिए सिर्फ, अगस्त में 1 ही दिन चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, ये 4 ऑड डे हो गए। तो इसमें 4 ऑड डे और ऐड कर दूंगा, तो ये 0 + 1 + 0, और ये इनके 4 ऑड डे और ऐड कर दूंगा, तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 0 1 और 4, 5 ऑड डे। 5 ऑड डे का मतलब आता है बच्चों फ्राइडे आंसर। 5 ऑड डे का मतलब क्या है भाई, आंसर है मेरा फ्राइडे। यानी कि 1 अगस्त को कौन सा दिन था, 1 अगस्त को फ्राइडे था। तो बताओ
अगस्त के अंदर पहला संडे कौन से दिन आएगा? अगर मेरा 1 अगस्त को मैंने निकाल लिया, फ्राइडे था आंसर, तो पहला संडे कब आएगा? अब आप ये कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। 1 अगस्त को अगर फ्राइडे था तो 2 अगस्त को सैटरडे और 3 अगस्त को मेरा संडे पहला आएगा। अब अगर मुझे 3 अगस्त पता लग गया तो उसके बाद अगला संडे कब आएगा? हर 7 दिन बाद। अगला संडे 10 को, फिर उसका अगले संडे 17 को। तो अब ऑप्शन देख लो, कहीं दिख रहा है हमें ऐसा? ये देखो भाई, ये रहा। अगस्त के कौन से दिनों में संडे गिरेगा? पहला 3rd, फिर 10th, फिर 17, फिर 24, फिर 31। पहला निकाल लो, उसके बाद तो बस वही ऑप्शन है, टिक लगा दो, बाकी कहीं तो 3rd है भी नहीं। समझ में आ गई स्ट्रैटेजी? क्लियर है? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि जून 1960 में कौन कौन से दिन हमारा वेडनेसडे पड़ता है, तो पहले आप उसका पहला दिन निकाल लो। पहले दिन अगर निकाल लोगे तो उसके बाद 2 3 4 दिन आगे पीछे करके देख लेना कौन सा दिन हमें चाहिए। जैसे यहां पर पहला हमारा 1 अगस्त फ्राइडे आ गया था, तो हमने देख लिया कि कितने दिन मेरे को और आगे ऐड करने हैं संडे लाने के लिए। तो 2 दिन बाद हमारा संडे आएगा, यानी कि 3 अगस्त को पहला संडे पड़ेगा, और उसके बाद बाकी सारे दिन तो संडे चलेगा ही, फिर 7 दिन रिपीट करके। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बट और आसान भी है, वैसे मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें कॉमन सेंस की जरूरत है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क की जरूरत है। कह रहा है सोनिका इज 10 वीक्स एल्डर देन माला। सोनिका जो है वो 10 हफ्ते माला से बड़ी है, एंड माला इज 91 डेज यंगर देन ज्योति। माला जो है वो ज्योति से 91 डेज छोटी है। कह रहा है इफ ज्योति वॉज बोर्न ऑन मंडे देन ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक सोनिका वॉज बोर्न। क्वेश्चन देखो बिना बात ही आपको घुमा रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और क्वेश्चन को एरियल व्यू से देख पा रहे हो तो आपको सीधी सीधी 2-3 पॉइंट बताऊंगा और क्वेश्चन सीधा सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ लिखूंगा ही नहीं यार फालतू, कुछ सॉल्व करना ही नहीं है मेरे को। देखो आप एक बात बताओ, मान लो अगर आज मंडे है, मान लो अगर आज मंडे है तो 1 वीक के बाद भी क्या होगा? पूरे 1 हफ्ते बाद भी कौन सा दिन आएगा? अगर आज संडे और मैं बोलूं मैं अगले वीक मिलूंगा, यानी कि पूरे 1 हफ्ते बाद आपसे मिलूंगा, तो कौन से दिन मिलूंगा? मंडे। और ऐसे बोलूंगा 2 हफ्ते बाद मिलूंगा, उसी दिन मंडे। 10 हफ्ते बाद भी मिलूंगा तो भी मंडे ना, यानी कि पूरे 10 हफ्ते कंप्लीट हो गए। तो पूरे 10 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद जो दिन होगा वो कौन सा होगा? मंडे ही तो होगा ना पूरे 10 हफ्ते बाद भी। हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कह रहे हैं सोनिका 10 हफ्ते बड़ी है माला से, 10 हफ्ते बड़ी, यानी कि माला जिस दिन भी पैदा हुई थी उसी दिन सोनिका पैदा हुई थी, लेकिन 10 हफ्ते बाद। डे वही था मंडे, तो वो भी मंडे। और अगर आप ध्यान से देखोगे जो 91 डेज का पीरियड दिया हुआ है इन्होंने, 91 डेज, ये एक्चुअल में 13 वीक्स होते हैं। 13 इंटू 7 होता है 91, ये पूरे 13 हफ्ते ही बनते हैं। यानी कि डेज में तो कोई शिफ्ट आया ही नहीं। वीक डे की बात करूं, मंडे ट्यूसडे, वो दिन तो ऑड डेज क्या होंगे? मैं कहूंगा 10 वीक के पीरियड में 10 वीक 70 दिन होते हैं। 70 डेज के अंदर ऑड डेज कितने खिसके आगे पीछे? कोई भी नहीं। 70 डेज के अंदर कितने ऑड डे होते हैं? 0 ऑड डे, कोई एक्स्ट्रा डे आएगा ही नहीं, राइट? तो अगर सोनिका माला से 10 हफ्ते बड़ी है, ठीक है, और माला जो है वो 13 हफ्ते यानी कि 91 डेज ज्योति से छोटी है, और ज्योति अगर मंडे को पैदा हुई है तो बताओ सोनिका कौन से दिन पैदा होगी? देखो अगर ज्योति मंडे को पैदा हुई है और अगर माला उससे 13 हफ्ते छोटी है, 13 वीक्स, 13 वीक्स में डे कितने शिफ्ट हुए? डे तो एक भी शिफ्ट नहीं हुआ, 0 ऑड डेज, तो ये भी मंडे होगा। 13 हफ्ते छोटी होगी, ठीक है, लेकिन वीक डे कौन सा होगा? मंडे ही होगा। पूरे 13 हफ्ते काउंट हो गए ना, कैलकुलेट हो गए। और माला से सोनिका 10 हफ्ते बड़ी है, तो ये भी जो पीरियड है माला से सोनिका का, ये भी क्या है? 10 वीक्स का है। डेज कितने शिफ्ट हुए? 0, तो ये भी मंडे ही पैदा होगी। तो जिसको क्वेश्चन एक बार में पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, उसने सिर्फ क्या देखा कि ऑड डेज में फर्क कितना आ रहा है। अगर ऑड डेज मेरे 2 आते, यानी कि मान लो अगर 91 की जगह 93 डेज होते, तो मेरे को सोचना पड़ता कि 2 दिन फालतू हो गए वीक्स कंप्लीट करने के बाद, कि 13 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। तो वो 2 दिन माइनस या प्लस में करने पड़ते कि अगर वो मंडे को पैदा हुई है तो वो अगले 13 हफ्ते बाद मंडे, और मंडे प्लस 2 दिन वेडनेसडे को पैदा होगी। यहां पर कुछ सोचना ही नहीं है। जो टाइम का पीरियड का गैप है वो सारे कंप्लीट वीक्स है, पूरे पूरे फुल पैक वीक्स है। 10 वीक उधर 13 वीक, तो टाइम में जो आगे पीछे हुआ वो तो हुआ, लेकिन वीक डेज में कुछ आगे पीछे होएगा ही नहीं। पूरे पूरे 7 के मल्टीपल्स में टाइम शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो आंसर किस दिन पैदा हुई थी? मंडे ही पैदा हुई थी। आई होप सबको क्लियर है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
कह रहा है द ईयर दैट विल हैव सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द ईयर 1995, ये बताना है। अब इसमें क्या करना है, आपको हर साल बस चेक करना है कि कितने ऑड डेज शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे, एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। पूछ रहा है कि एक साल है 1995, इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम कैलेंडर कौन से साल का होगा नेक्स्ट। तो यहां पर मैं स्ट्रेटेजी क्या यूज होगी कि हमें देखना है कि हर साल कितने ऑड डेज शिफ्ट हो रहे हैं, और जिस साल में जाकर ऑड डेज 7 या 7 के मल्टीपल में आ जाएंगे, उस साल हमारे जो कैलेंडर या जो ईयर रहने वाला है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। जैसे कि आओ देखते हैं भाई, बताओ 1995 ईयर है, इससे 1996 तक अगर मैं जाऊंगा तो कितने ऑड डेज आएंगे। और हम एक डे फाइनल कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 जैन, 1 जैन से 1 जैन, ठीक है। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम 1 जैन लेते हैं, ठीक है। तो 1995 से 1996 में जाऊंगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे। ये मेरा जो पीरियड है ये मेरा ऑर्डिनरी ईयर का पीरियड है, क्योंकि 1 जैन 1995 से 1 जैन 1996 के बीच में मेरा फरवरी नहीं पड़ता। आप कहोगे सर 1996 तो लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर कंसिडर करा जाना चाहिए इस ड्यूरेशन को। बच्चों लीप ईयर जो आता है वो फरवरी में आता है, मैंने इसको 1 जैन एज्यूम करा है अगर, ठीक है, तो मैं यहां पर एक ही दिन एक्स्ट्रा ऑड ऐड करूंगा। आगे अब 1996 से 1997 की बात करूंगा तो ये मेरा पीरियड जो है वो एक लीप ईयर होगा, क्योंकि जो फेब का महीना है 1996 का, ठीक है, वो मेरा लीप ईयर इसके अंदर पड़ेगा। तो यहां पर 2 ऑड डे जुड़ेंगे। अगला 1997 से 1998 तक की अगर बात करूंगा तो अगेन एक ऑड डे जुड़ेगा, क्योंकि कोई लीप ईयर नहीं है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। फिर 1998 से 1999 की बात करूंगा अगर, तो यहां पर फिर एक ऑड डे जुड़ेगा। फिर 1999 से 2000 तक की बात करूंगा तो ये भी यहां पर भी एक ऑड डे जुड़ेगा, क्योंकि हर 4 साल बाद मेरा लीप ईयर आता है। और अगर मैं 1 जनवरी की बात कर रहा हूं तो वो 1 जनवरी 2000 तक का ये टाइम है, और जो लीप ईयर आएगा वो फरवरी 2000 के अंदर आएगा, जो महीना होगा वो फरवरी 2000 का होगा, वो इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं आएगा, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर है। इसके बाद लीप ईयर आएगा जो होगा मेरा 2000 से लेकर 2001 का टाइम, और ये मेरे इसके अंदर 2 दिन जुड़ेंगे। तो आओ कैलकुलेट करते हैं कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बॉल जो है वो तो ठप्पा खाकर 6 के बाद सीधा 8 पर चली गई, 7 पे रुकी ही नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अब 14 तक जाना पड़ेगा। अगर 7 पर मेरे ऑड डेज नहीं रुके तो मेरे को 7 के बाद सीधा 14 पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद प्लस 2 सीधा 8 हो गए। तो आओ आगे कैलकुलेट करते हैं, यहां तक 8 ऑड डे हो गए ना। इसके बाद अगला 2001 से 2002 में फिर एक ऑड डे जुड़ेगा, फिर 2002 से 2003 में फिर एक ऑड डे जुड़ेगा, फिर 2003 से 2004 में एक ऑड डे जुड़ेगा, और 2004 से 2005 के अंदर हमारे 2 ऑड डे जुड़ेंगे। तो यहां तक मेरे 8 हो गए थे, 8 प्लस 1 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 13, 13 ऑड डे हो गए, हमें एक और चाहिए बस। तो 2005 से 2006 तक जब मैं पहुंचूंगा तब एक ऑड डे एक्स्ट्रा होगा, और ये टोटल मेरे 14 ऑड डे हो जाएंगे, यानी कि 14 में से 14 पूरे माइनस, और फाइनली 0 ऑड डेज का गैप आ जाएगा। हमारा जो गैप हो गया यहां से शुरू करने के बाद, 1995 से शुरू करने के बाद 2000 कौन सा साल है ये, 6 पर जाकर हमारा गैप जो है वो 0 ऑड डेज का हो गया, यानी कि जो डे होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, ठीक है। तो आंसर भी क्या होगा मेरा, सी 2006। 2006 का जो कैलेंडर है वो मेरा बिल्कुल सेम टू सेम होगा। करना क्या है, हमें सिर्फ गैप्स कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, गैप्स कैलकुलेट करने हैं, गैप कितना आ रहा है उनके अंदर, सिर्फ उनको देखना है हमें, ठीक है। आओ अगले पे चलते हैं। कह रहा है इफ इट वाज सैटरडे ऑन 17th दिसंबर 1982 व्हाट विल बी द डे ऑन 22nd दिसंबर 1984। ये कैलकुलेट करना है। अगर सैटरडे है 1982 को 17 दिसंबर को, तो कौन सा दिन होगा 22 दिसंबर 1984 को। बड़ा आसान है, क्या करना है, देखो 17 दिसंबर 1982 से लेकर 17 दिसंबर 1983 में बताओ कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा एक ऑर्डिनरी पीरियड है, राइट इसमें कोई भी मेरा लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो एक ऑड डे एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला दिन जो था वो उसने मुझे बताया सैटरडे था, ये वाला दिन सैटरडे है,
ठीक है, तो 17 दिसंबर 1993 एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा संडे, ये मेरा हो गया संडे। एक साल आगे बढ़ गए ना, तो एक ऑर्डिनरी के ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, तो एक साल आगे बढ़ गए संडे। अगला 17 दिसंबर 1983 से 17 दिसंबर 1984 में जाएंगे, तो यहां पर बीच में पड़ेगा हमारा 29 फेब 1984, जो मेरा क्या होगा, लीप ईयर होगा, इसलिए यहां पर 2 दिन एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, 2 दिन अब अगर ये मेरा संडे था, ठीक है ना भाई, 1983 17 दिसंबर अगर मेरा संडे था, तो ये 2 दिन प्लस हो जाएगा, यहां पर +2 हो जाएगा, तो संडे, मंडे और ये ट्यूसडे, ये वाला दिन कौन सा हो गया, ट्यूसडे। 17 दिसंबर 1984 हमारा ट्यूसडे है, हमें बताना है 22 दिसंबर 1984, तो यानी कि 17 दिसंबर 1984 से अब मेरे को सिर्फ 5 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए, +5 डेज कर दूंगा, तो वो मेरा 22 दिसंबर आ जाएगा 1984। तो इसमें ऐड कर दो, ट्यूसडे मेरा क्या होता है, ट्यूसडे होता है मेरा 2, ट्यूसडे मेरा अगर मैं उसमें उसको ऑर्डर दूं ऑड डेज का, तो ट्यूसडे मेरा 2 होता है, ठीक है, इसमें मुझे +5 करना है, तो वो मेरा हो जाएगा 7, यानी कि ट्यूसडे में अगर मैं, ट्यूसडे के अंदर अगर मैं 5 डेज ऐड कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाता है बच्चों संडे, यानी कि 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा, 22 दिसंबर 1984 को मेरा आंसर आना चाहिए संडे, ये डी पार्ट, संडे विल बी माय आंसर। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट, कह रहा है इफ 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर ऑफ द सेम ईयर विल बी। ये बहुत आसान है, देखो भाई 1 अक्टूबर कोई भी एक साल है, अगर उसका 1 अक्टूबर संडे है, तो मुझे बताओ अक्टूबर में महीने दिन कितने होते हैं, अक्टूबर के अंदर 31 डेज होते हैं, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे, -28 करेंगे तो 3 ऑड डे, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, तो इसके अंदर 3 डेज ऐड कर दो, संडे में, संडे वैसे 0 होता है, ठीक है, 0 में 3 डेज ऐड करोगे तो आंसर आना चाहिए आपका 3, और 3 होता है मेरा वेडनेसडे, यानी कि 1 नवंबर क्या होगा भाई, 1 नवंबर मेरा होगा वेडनेसडे, उसी सेम महीने का, 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, ठीक है भाई, तो आंसर आना चाहिए वेडनेसडे। आई होप सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। 1 अक्टूबर अगर संडे था, तो 1 नवंबर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, तो 3 दिन संडे में एक्स्ट्रा ऐड कर लो, मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे, और यहां पर हमारे क्वेश्चंस की जर्नी खत्म होती है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करना, और अगर किसी को भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी इसके अंदर फेस हो रही होगी, तो भी मैं बाद में दोबारा से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन के अंदर लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, उसके अंदर काफी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज 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 उसकी प्रैक्टिस आपको ढंग से करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, #SW हमारा चलता रहना चाहिए, एंड धन्यवाद आप सबका आज के लेक्चर को ढंग से समझने और अटेंड करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय बच्चों, कुणाल सर साइनिंग ऑफ, बाय।